आयुर्वेद कहता है असली दवा जमीन से आती है, लैब से नहीं। तो आज हम इसी जमीनी हकीकत से जुड़ेंगे कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। मैं निधि हूं आपके साथ और आपका वेलकम करती हूं आज के इस कार्यक्रम में। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में हम आपको एक्सपर्ट से मिलवाते हैं ताकि वो हमें एक अच्छी सेहत के साथ जोड़ें, एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जोड़ें। और आज हम जोड़ रहे हैं आयुष को अपनी जिंदगी में, इसके बेनिफिट्स और किस तरीके से हम सेहतमंद जिंदगी के साथ जुड़ सकते हैं, यही बताने के लिए आज के स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर दिलीप मिश्रा जी, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आयुष वेलनेस एंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा से। सर, आपका वेलकम है स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि 5000 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास है अगर हम आयुष की बात करें, तो ये जो इतिहास है ये हमारी ज़िंदगियों को कैसे बदल रहा है और किस तरीके से, सबसे पहले सवाल में आयुष को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आयुष और आयुर्वेदा जी, ये हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा प्राचीन समय से जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया जाता था और हमारी ये संस्कृति और हमारा ये धरोहर रहा है और आज भी ये उतना ही कारगर है। और आज के दिन में आयुष डिपार्टमेंट सरकार, सभी सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आयुष की जो पद्धतियां हैं ये 5 पद्धतियों से बनी हुई हैं जी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। जी, सिद्धा जो तमिलनाडु में जो आयुर्वेद की पद्धति है उसको सिद्धा कहा जाता है। इस तरह से ये 5 पद्धतियों का एक मिला जुला स्वरूप है जो आज जनमानस को स्वस्थ रखने में पूरी तरह से कारगर साबित हो रहा है। सर, आयुर्वेदा के बारे में भी ये कहा जाता है, और अगर आयुष की हम बात करें, जो कोई भी तरीके की बीमारी हमें होती है उसके पीछे का समवेयर जो कारण है वो सही खान पान नहीं होना है। तो इस बात को हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी जोड़ें कि किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही अपना खान पान रखें। आयुर्वेद में त्रयोपस्तंभ बताया गया है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, जिसमें प्रथम स्थान आता है आहार का। और आचार्य चरक ने एक पूरी अध्याय इस पर लिखी है कि आहार कैसा हो, और उन्होंने कहा है कि आहार जो हमारा हो वो मात्रा के अनुसार हो और जो हमारी अग्नि बल है उसकी अपेक्षा के अनुसार हो। यानी कितना हमको खाना है, वो हमारी मात्रा कितनी आहार की हो और हमारी अग्नि कितनी प्रदीप्त है या कमज़ोर है उसके अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। जी, उदाहरण के तौर पे जैसे एक छोटा बच्चा है 3 से 4 साल का, उसको 1000 कैलोरी की आवश्यकता है। जी, एक एडल्ट मेल है उसको 2600 कैलोरी की आवश्यकता है। एडल्ट फीमेल हैं उनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता है। तो ये अगर हम आधुनिक रूप से अगर हम कंपेयर करें तो आज भी चरक के द्वारा कही हुई बात उतनी ही कारगर सिद्ध होती है कि हमारा आहार मात्रा के अनुसार होना चाहिए, अधिक न खाएं, और जितनी हमारी अग्नि है, जैसे किसी की क्रूर कोष्ठ है जी, और उनमें अग्नि कमजोर होती है तो उनको ज़्यादा मात्रा में आहार नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और दूसरा बात, आहार का भी वर्गीकरण गुरु और लघु के आधार पे किया गया है। जैसे गुरु आहार पे कहें और हम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाएं, जी सर, दाल की अगर हम एग्जाम्पल लें तो उड़द की दाल है वो गुरु आहार है और मूंग की दाल है वो लघु आहार है। तो गुरु आहार जिसमें होते हैं, तो अगर हम 5 भौतिक दृष्टि से देखें तो उसमें जल और पृथ्वी की प्रधानता होती है, और वो अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे उड़द की दाल तो हमारी अग्नि कमज़ोर हो जाएगी, फिर पचने में दिक्कत होगी। मूंग की दाल में वायु और अग्नि की प्रधानता है, इसलिए वो अग्नि को बढ़ाती है और आसानी से पच जाती है। इसलिए हमें अपने विभिन्न आहार का वर्गीकरण करते हुए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, हमारी पचाने की क्षमता कितनी है, हमारी अग्नि कितनी है और वो हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है, उसके अनुसार हमें आहार लेना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। डॉक्टर दिलीप, आपने बड़े माइन्यूटली बताया कैलोरीज से लेकर कि बच्चों को कितनी ज़रूरी है, महिलाओं को, मेल को, और हर वर्ग के अकॉर्डिंग आपने बताया। लेकिन जैसे आप अभी दालों के विषय में बता रहे थे, अलग अलग सब्जियों के विषय में अगर हम बात करें, तो ये हम कैसे निर्धारित करें कि मेरे शरीर में अग्नि ज़्यादा है या कौन सी चीज़ मुझे कंज्यूम करनी है? तो क्या इसके लिए हमें
आयुर्वेद के साथ या आयुष के साथ और गहनता से जुड़ने की और उसका प्रसार करने की जरूरत है? देखिए, ये जो समग्र संसार है जी ये पांच भौतिक है। जी हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से मिलकर बना है। हम जो आहार लेते हैं उसमें भी पांच भौतिक है, जी और जो हम दवाइयाँ भी लेते हैं वो भी पंच भौतिक से मिला है। शरीर में सिर्फ अंतर इतना है कि पंच महाभूत के साथ हमारी आत्मा है, वो छठा द्रव्य हो जाता है। इसलिए अगर किसी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पृथ्वी। आकाश का मतलब कि आप जितना स्पेस ले रहे हो वो आपका आकाश तत्व है। वायु जो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, अग्नि जो आपकी एनर्जी है, जल जो आपके अंदर फ्लूइड कंटेंट है, और पृथ्वी जो आपका वेट है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्थूल प्रकृति का है तो उसको जाहिर सी बात है कि उसको लघु आहार लेना चाहिए जिसमें आग्नेय और वायु द्रव्यों की प्रधानता हो। जी अगर किसी में कृष व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है कि उसको जल और पृथ्वी जिसमें ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है उसको उस अनुसार आहार लेना है। तो अपने शरीर के घटक के अनुसार ही हम अपने पंच भौतिक सिद्धांतों के अनुसार हम आहार की भी कल्पना कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया है, और शायद जो हमें देख रहे हैं वो भी अब निर्धारित कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे कि किस किस तरीके का आधार और किस किस तरीके का आहार उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। डॉक्टर, इसके साथ साथ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि जो कॉम्बिनेशंस है, जैसे आपने बताया था कि कौन सा फल, कौन सी सब्जी, कौन सी दाल की मात्रा कितनी होनी चाहिए और किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन है, मैं इसके बारे में कुछ पढ़ रही थी। तो कौन कौन से ये रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हैं जिसे हम अवॉइड करते हुए चले? देखिए, आयुर्वेद में पूरी तरह से वर्णित है विरुद्ध आहार का कंसेप्ट। जी जी कि विरुद्ध आहार नहीं होना चाहिए। जी। अगर आप कोई भी विरुद्ध आहार लेते हैं तो उसके साइड हमारे दोष प्रकोपित हो जाते हैं। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं। अगर हमारा आहार विरुद्ध है तो कोई दोष प्रकोपित होंगे और हम बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि दूध और मछली, एक निरामिष है, एक आमिष है। तो इनके अनुसार अगर हम दूध और मछली का अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो जैसे ही हम कॉम्बिनेशन करेंगे संस्कार होगा और संस्कारों से उनके गुण में परिवर्तन हो जाएगा और हमारे अंदर दोष प्रकोपित हो सकते हैं। आचार्य चरक ने कहा कि रात में दही नहीं खाना है। अगर खाते भी हैं तो आप उसमें शक्कर या कोई इस तरह की चीज उसमें मिला के ही प्रयोग करना है। तो क्या खाना है, कब खाना है, हमारा आहार विरुद्ध न हो, एक दूसरे के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन न हो कि जिसके अनुसार हम वो पचने में भारी हो जाए। अब जैसे मान लीजिए कि हमने भोजन किया हुआ है और कुछ उसके ऊपर से अगर किसी गुरु आहार आप ले लेते हैं, जैसे मक्खन है, मलाई है, इस तरह की चीजों का आप सेवन करते हैं तो वो पचने में भारी हो जाएगा। तो हमारे दोष प्रकोपित हो जाएंगे। तो कब खाना है, कब नहीं खाना है, किस चीज के साथ क्या खाना है, और विरुद्ध आहार हमारा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने दूध और मछली का बोला, दूध और मछली और का हमने इसके बोला। साथ साथ क्या मैंने कहीं पढ़ा था, हो सकता है कि जो हमें देखने वाले हैं वो भी ये बात सोचते हो कि नमक और दूध का भी विरुद्ध आहार है। नमक और विरुद्ध का दूध का आहार इसलिए है कि नमक वो लवण रस है, उसमें लवण रस की प्रचुरता है, और दूध है वो मधुर रस है। तो अगर हम इसका मिश्रण कर देंगे तो ये भी एक विरुद्ध आहार होगा और हमारे शरीर में दोष प्रकोपित हो जाएगा। इसलिए दूध में नमक हम नहीं डाल सकते या दूध को नमक के साथ नहीं ले सकते। हाँ, दही के साथ अगर दही है तो हम उसके साथ सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं उसमें डालकर, ताकि कोई दोष प्रकोपित ना हो। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर आपने बताया कि ये कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हैं जिसको हम अडॉप्ट ना करें क्योंकि ये गलत तरीके से हमारी बॉडी में रिएक्ट करते हैं। तो क्या क्या रिएक्शन होता है और उससे क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं अगर हम विरुद्ध आहार लेंगे, यानी कि रॉन्ग कॉम्बिनेशंस लेंगे? देखिए, जितने भी विरुद्ध आहार होते हैं अगर हम उनका अगर एक साथ मिश्रण कर लें, जैसे कुछ बैगन की सब्जी है या कुछ इस तरह की भिंडी वगैरह की सब्जी है, उसको अगर हम एक साथ विरुद्ध उसमें एक साथ प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि हमारी पित्त प्रकोपित हो जाएगी, और पित्त जब प्रकोपित होगी तो स्किन डिजीज की प्रॉब्लम होगी, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगेगी। और खासकर वर्षा ऋतु में, अगर अब इस वक्त वर्षा ऋतु चल रहा है, इसमें वायु ज्यादा प्रकोपित होती है और अग्नि स्वभावतः लोगों का मंद होता है। तो हम अगर कुछ इसमें विरुद्ध आहार कर लिए, जैसे बैगन की सब्जी वगैरह खा लिए, उड़द की दाल के साथ खा लिए, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वायु प्रकोपित हो जाएगी। वायु जब प्रकोपित होगी तो अग्नि अपने आप कमजोर होगी, तो उससे हमारे शरीर में हाइपर एसिडिटी, स्किन डिजीज की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम,
इस तरह की चीज़ें उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। तो इस तरह से हमको अपने आहार पे विशेष ध्यान रखना है। मुझे लग रहा है कि जितने हमें देखने वाले हैं उन्होंने अपने आज के जो खाने में से बहुत सारी चीज़ों के बदलाव शुरू कर दिए होंगे। स्पेशली बैंगन और उड़द की दाल का मिश्रण नहीं होगा, नमक और दूध का मिश्रण नहीं होगा, मछली और दूध का मिश्रण नहीं होगा। यही हमारा मेन मकसद है स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में, आपके साथ वो एक्सपर्ट्स को जोड़ना ताकि हम एक अच्छी दिनचर्या के साथ, एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जुड़ सकें। डॉक्टर, जब आप बात कर रहे थे ना तो मेरे दिमाग में आ रहा था शादियों का कॉन्सेप्ट। शादी में जब हम जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो वहाँ पर बैंगन भी है, वहाँ कड़ी भी है, वहाँ दही भी है। तो इस दौरान क्या करें? अगर हम किसी प्रोग्राम फंक्शन में हम खा के आए तो अगले दिन क्या हमें कुछ अपनी ज़िंदगी में, कुछ अपने खान पान में परिवर्तन करना चाहिए ताकि हम कुछ बैलेंस कर सकें? देखिए, एक विशेष प्रयोजन के अनुसार जब आप कहीं जाते हैं जी, वहाँ पे जब आपको विभिन्न प्रकार के पदार्थ, खाद्य पदार्थ जब मिलते हैं तो मनुष्य का स्वभाव है वो कुछ खा लेता है, ज़्यादा खा लेता है, लेकिन उसको पचने के लिए हमें समय देना चाहिए। जैसे आयुर्वेद में लंघन का कंसेप्ट है। अच्छा, लंघन मतलब उपवास। ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। और कुछ बीमारियों में जैसे ज्वर है, ज्वर में आचार्यों ने कहा कि इसमें लंघन की आवश्यकता होती है। अगर किसी का मेदा धातु ज्यादा बढ़ा है उसमें भी लंघन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जगहों पे जब आपका आहार कुछ ज्यादा मात्रा में हो गया या कुछ गुरु आहार आपने ले लिया तो आपको लंघन करना चाहिए, 12 घंटा का, 24 घंटे का। और अब तो नए सिरे में इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी कंसेप्ट आ रहा है। हाँ, वही जो लंघन जो हमको आयुर्वेद में बताया गया, जी। अब उसकी इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई ताकि आपको पचने का पूरी तरह से समय मिल जाए। एंजाइम्स और जो भी प्रोटीन जितने भी एंजाइम्स हैं उनको डाइजेशन करने में प्रॉपर समय मिल जाए, जी। ताकि आपके शरीर में दोष प्रकोपित न हो और आप बीमार ना पड़े। यानी कि जो व्रत का नियम है और स्पेशली जब इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर बात करें तो ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है और उसके लिए आयुर्वेद, आयुष भी हमें सलाह देता है। जी, ये बिल्कुल ही लंघन की हमारी एक योजना आयुर्वेद में है और ये इस हमारे दोषों का शमन करती है। इसलिए लंघन और उपवास, इसलिए कभी कहा गया है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा उच्च रक्तचाप की, हाइपरटेंशन की बीमारी, तो सप्ताह में एक दिन उसको व्रत करना चाहिए। अरे वाह। नमक उसको छोड़ देना चाहिए हफ्ते में एक दिन, ताकि इस तरह का उसको एक समय मिल जाए कि हम किस तरह से दोषों से लड़ सकते हैं। तो उपवास और लंघन की बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता है आयुर्वेद में। यानी कि नाम कुछ भी नए हो सकते हैं लेकिन ये जो इतिहास है ये हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे आयुष के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे समाधान भी आप दे रहे हैं कि उच्च रक्तचाप है तो अगर उपवास रखा जाएगा, व्रत रखा जाएगा, तो एक दिन अगर हम सॉल्ट नहीं खाएंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होती जाएंगी। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि खाना खाने का सही वक्त क्या है? क्योंकि ये भी बहुत गलत हो जाता है कि कभी हम लेट खाना खा रहे हैं या जल्दी खाना खा रहे हैं, तो ये भी आप हमारे जो देखने वाले हैं उनको आप सही राह दिखाएं। देखिए, स्वस्थ जीवन के लिए आपकी जो दिनचर्या है जी, वो नियमित होनी चाहिए। और आयुर्वेद में आचार्यों ने दिनचर्या को बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी है। और उस दिनचर्या में हम सुबह कैसे उठते हैं और हमारा भोजन का सही काल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अल्पाहार का व्यवस्था होती है जो सुबह हमको कर लेना चाहिए जल्दी, 8 बजे तक या 9 बजे तक, ज़्यादा लेट ना हो। हम अगर सुबह जल्दी उठें, और सबसे इसमें ज़रूरी है कि हम सूर्योदय के पहले हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद सोना एक तरह से जहर का काम करता है। उसके बाद जैसा आयुर्वेद में और आयुष की पद्धतियों में अब ज़्यादा सरकार इस पर फोकस कर रही है, योगा और प्राणायाम से सबको जुड़ना चाहिए। और तब अपने अन्य नित्य प्रतिकर्मों से निवृत्त होकर हमको 8 बजे तक ब्रेकफास्ट या अल्पाहार जरूर कर लेना चाहिए। और उसमें फ्रूट्स आप अपने ले सकते हैं, मौसमी जितने भी फल हैं उनका सेवन आपको जरूर अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करना चाहिए। अच्छा, ताकि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट उत्पन्न होते रहें। उसके बाद लंच की परिकल्पना जरूर करनी चाहिए, जिसमें हमारा दिन में जो भी खान पान है वो दिन में एक बार 1 बजे या 2 बजे के आसपास हो जाए, और उसमें सारे तत्व हों, जिसमें दाल हो, और ऋतुओं के अनुसार हमें किस तरह का भोजन उस वक्त उपलब्ध है उसके अनुसार दाल हो, हरी सब्जियां हो, सलाद हो, दही हो, और इस तरह से पूरा एक कंप्लीट आहार लंच के समय या दिन के समय जरूर करना चाहिए। रात्रि में का कंसेप्ट हमारा ये होना चाहिए कि जल्दी से भोजन हो जाए, 7 या 8 बजे तक हो जाए, और उस वक्त जो आहार आप लें
वो बहुत ही अल्प मात्रा में हो। आजकल तो जैसे मूंग की दाल का सूप ले लिए, उसमें सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा मिला लिए, या भुनी हुई सब्जियां, तली हुई सब्जियों का सूप आप ले लिए। इस तरह से हमारा जितना अल्प मात्रा में जो डिनर होता है, अगर हम कहें, और जितना जल्दी हो सके, यानी 8 बजे से पहले पहले, तो ये उसको पचने में भी समय मिल जाएगा और हमारे सारी दोष साम्यावस्था में रहेंगी। अगर अपनी ज़िंदगी में हम एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो करते हैं, टाइम सर, जैसे आपने बोला कि सूर्योदय से हमें पहले उठ जाना है, और अगर जो उसके बाद उठते हैं तो हम अपने शरीर को बहुत बड़ा नुकसान दे रहे हैं। और उसी तरीके से अच्छे तरीके से अगर हम खाना खाते हुए जाएंगे, अपना सुबह का भोजन है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर को लाइट रखना है, जैसे कि आपने सजेस्ट किया है डॉक्टर। डॉक्टर, अगला सवाल आता है कि हमारी एक रूटीन हो गई है कि हमारे पास फ्रिज है, सभी के घर में फ्रिज है, तो हमारा जो भी खाना बचता है हम फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन उसको गर्म करके बहुत हद तक वो इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली ये वाली कल्चर हमारी सर्दियों के मास में तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो फ्रिज की ये कल्चर हमारी सेहत के लिए कैसी है और इसमें आयुर्वेद, आयुष क्या कहता है? देखिए, आयुर्वेद जो है एक बड़ा ही शुद्ध चीज़ों को और शुद्ध जीवन शैली अपनाने की जी जोर देता है। और शुद्ध की जब बात होती है तो जाहिर सी बात है, जितना हम उसको उस रूप में लें, उसके प्राकृतिक रूप में लें, उतना ही वो भोजन हमें फायदा करेगा। उदाहरण के लिए आंवला है, सब जी सर, शरद ऋतु में आंवले होते हैं। अगर हम उसको, उसके रस को और उसका जो प्राकृतिक रूप है उस फॉर्म में उसके रस को निकालें और उसको ग्रहण करें, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा हमारे शरीर के लिए। अगर हम उसका प्रिजर्व कर लें या प्रिजर्वेटिव डाल के करें तो जाहिर सी बात है कि उसमें संस्कार हो जाएंगे, और जब संस्कार हो जाएगा तो उसका जो प्राकृतिक रूप है किसी भी अन्न का, वो बदल जाएगा। तो एक तो जो उसको फलदायी होना चाहिए वो नहीं होगा, और कई एक समय में अगर आप प्रिजर्वेटिव कर लिए या फ्रिज में रख लिए या किसी भी तरह से आप प्रिजर्व करके करते हैं तो उसमें उतना लाभदायक नहीं रहेगा, और लाभ न होने के स्थान पे वो कई बार नुकसान भी कर सकता है। इसलिए हमेशा हमारी हरी साग सब्जियां हैं उसको प्राकृतिक रूप में ले लें। पहले जो हमारे होते पुराने ज़माने में हरी साग सब्जियां आती थी और उसको घरों में तुरंत उसको बना के और उसी सेम डे कंज्यूम कर लिया जाता था। जी। अब फ्रिज का कंसेप्ट आया कि एक बार सब्जी ले आए, 2 दिन 3 दिन रख दिए, तो उसमें वो जो मूल तत्व है और जो उसको फायदा करना चाहिए वो नहीं रह जाता है। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमेशा हमारा वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ ईटिंग, इट शुड बी ऑलवेज नेचुरल और प्राकृतिक रूप में हो। ये तो फ्रिज के भोजन के आपने बता दिया कि नुकसान है, तो जो फ्रोजन है उसके और कितने नुकसान होते होंगे? देखिए, कोई भी चीज फ्रोजन हो गया, हमने कहा कि जब किसी का आप संस्कार कर देंगे, संस्कारो गुणांतराधानम आयुर्वेद में कहा गया है, उससे गुणों में पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, फ्रोजन हो गया। या आजकल आम वगैरह केले जो इनको प्रिजर्वेटिव से, इनको जो पकाने वाली दवाइयों से पका दी जाती हैं, ये शरीर को बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए हमेशा हमारा जो जीवन शैली हो वो प्राकृतिक रूप में हो, और खासकर हमारा अन्न जैसा रहेगा वैसा ही हमारा मन बनेगा। अगर आप फ्रोजन होंगे तो जाहिर सी बात आपका मन भी फ्रोजन हो जाएगा। डॉक्टर, ये कहा जाता है आहार ही दवा है और दवा ही आहार है। इस नियम को हम चाहते हैं कि एक बार आप हमें, देखने वालों को, और अच्छे से बताएं इसके विषय में कि क्यों कहा जाता है कि आहार ही दवा है और दवा ही आहार है। आहार, जैसा मैंने शुरू में बताया कि त्रय उपस्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, और आहार से ही सभी को एक स्वस्थ रखने की परिकल्पना की जाती है जी। और आयुर्वेद का सिद्धांत ही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो हम आहार के द्वारा हम कैसे, हमारा आहार किस तरह से हो कि कोई बीमारी ही ना हो। तो आहार हमारा अगर स्वस्थ होगा, क्योंकि उदर, जैसे कहा गया है कि सभी रोगों का मूल कारण है उदरम, उदर से ही जी, और उदर से ही सारे रोगों का मूल कारण होता है। बिल्कुल। और वहां पे आहार का पाचन होता है। तो हमारा आहार इस तरह का हो कि
समुचित प्रक्रिया से उसका पाचन हो जाए, ताकि किसी भी तरह से उदर में जाके कोई विकृति न हो और रोग ही न उत्पन्न हो। और अगर जैसे हमने शुरू में ही कहा कि ये हमारा पंच महाभूतों के सिद्धांत पे आधारित है, जो दवाइयाँ भी लेते हैं वो भी पंच महाभूत है, आहार है वो भी पंच महाभूत है। तो हम अपने शरीर के अनुसार आहार की परिकल्पना ऐसी कर लें कि वही एक दवा का काम कर जाए, ताकि दोष प्रकोपित ही ना हो और हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। सही वक्त पर सही खाना ही हमारी जिंदगी को बैलेंस करेगा और अच्छी सेहत के साथ जोड़ेगा। डॉक्टर, एक और सवाल इसके साथ आता है, क्योंकि आयुष की अगर बात की जाए तो क्या उसमें हर बीमारी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और क्या इसका बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है? आयुर्वेद की एक अपनी परिपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जी, जहाँ पे सभी रोगों का वर्णन आयुर्वेद के संहिताओं में किया गया है जी, उसके निदान का वर्णन किया गया है और उसके सफल चिकित्सा का भी वर्णन किया गया है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, परंतु सारे रोगों का इलाज आयुर्वेद में बताया गया है और इसको सफलतापूर्वक आयुष की विभिन्न पद्धतियों के साथ आज किया जा रहा है और उसमें परिपूर्ण सफलता भी मिलती है। सर, आयुष को बहुत एक्सेप्टेंस मिल रही है और ग्लोबली भी अब इसके बारे में बात हो रही है और बहुत दूसरी कंट्रीज जी हैं जो कि हमारी इस पद्धति को फॉलो कर रही हैं। तो कितना इसका प्रचार प्रसार का फ़र्क पड़ा है? ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो आयुष की ये पद्धति को ग्लोबली कितना आपको लगता है कि और ज़्यादा हमें आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इसके एक्सेप्टेंस वसुधैव कुटुंबकम की जो सोच है उसके साथ जुड़ सके? वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ आयुर्वेद सबसे प्रमुख स्थान हासिल करता है। क्योंकि जो अभी आपने एक महामारी देखा, कोरोना जी, कोरोना के समय में सबसे बड़ा कंसेप्ट आया इम्यूनिटी डेवलपमेंट का। जी, इम्यूनिटी अगर हमारी स्ट्रांग है तो हम बहुत सारी बीमारियों से, खासकर ये जो कोरोना की थी और उसके अलावा भी जैसे कैंसर जैसे रोग हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स, HIV है, अगर आदमी का, व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है तो वो उन बीमारियों से लड़ सकता है। और जब कोरोना में इस तरह की जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीज़ें, जो इम्यूनिटी डेवलपमेंट की बातें आई, तो आज हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इसकी विभिन्न देशों में आयुर्वेद की मांग हो रही है और आयुर्वेद की दवाइयों का बहुत ज़्यादा निर्यात भी किया जा रहा है जी। और हमने, चूँकि ड्रग्स में भी मेरा लाइसेंसिंग का भी काम है, जी। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल इंटरेस्टेड है कि हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, क्योंकि एक्सपोर्ट की मार्केट पूरे विश्व में इसका आयुर्वेद की मांग बढ़ी है और फैल रहा है और ग्लोबली एक्सेप्टेंस कोरोना के बाद आयुर्वेद का काफ़ी हुआ है और इस तरह से आने वाले समय में ये वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को परिपूर्ण करेगा। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना पूर्ण होगी एक स्वस्थ जीवन शैली के साथ, पद्धति के साथ, एक वैज्ञानिक सोच के साथ। ना सिर्फ हिंदुस्तान जुड़ रहा है बल्कि हम यही चाहते हैं कि हर घर घर जुड़ता हुआ जाए। स्वस्थ जीवन की इस सोच को हम अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करते हुए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आज आप हमारे साथ जुड़े। हमारे जितने देखने वाले हैं उनको स्वस्थ जीवन की, आयुष की इस पद्धति के साथ, प्रणाली के साथ आपने जोड़ा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे उम्मीद है कि जनमानस को इस आयुर्वेद की पद्धति को अपनाने में और आयुर्वेद को समझने में जरूर सहायता मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अगले एपिसोड में स्वस्थ जीवन कार्यक्रम से जुड़ी हुई, यानी कि हमारे एक्सपर्ट्स और उनकी बहुत सारी एडवाइस से जुड़ी हुई ये बातें आपके लिए आगे भी लेकर आएंगे। आप DD चंडीगढ़ के YouTube चैनल पर भी हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं। धन्यवाद।